दोस्तों, क्या आपको पता है कंस्ट्रक्शन का एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंक्रीट। कंक्रीट के अंदर सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वाटर, इन सभी को मिक्स किया जाता है और स्ट्रेंथ के लिए हम लोग जहां टेंसाइल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है तो रीइंफोर्समेंट की यूज करते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन है रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट के लिए। मैं इन्हीं में से आज एक एलिमेंट के बारे में आपके साथ में डिस्कशन करने वाला हूं और वो है सैंड। सैंड की ही अगर बात करते हैं तो उसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाता है बजरी। जैसे मैं यहाँ पे राजस्थान की बात करता हूँ, हम लोग यहाँ इसको बोलचाल में बजरी के नाम से ही इसको बोलते हैं। जब बजरी लेने हम लोग जाते हैं या जब उसको परचेज करके लेके आते हैं हमारी साइट पे, जब हम लोग लेके आते हैं तो उस समय कॉन्ट्रैक्टर के साथ में कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, किस तरह से उन चीजों को समझना है, तो उसके लिए आप ये कह सकते हो कि भाई मैं जब बजरी लेके आया हूं तो उसका टोटल कितनी है वो बजरी, हमेशा ये बोली जाती है कि कितनी है वो। अब उसको होने के लिए हम लोग बोलते हैं कि या तो उसके वेट के बेसिस पे बोला जाता है या उसको वॉल्यूम के बेसिस पे बोला जाता है। ये बहुत बेसिक डेफिनेशंस है जिसमें उसे बोलते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है कि आप इस बात को आइडेंटिफाई करना आपके लिए बड़ा टफ होता है कि यार वो एक्चुअली में हमें बाय वेट लेना चाहिए या बाय वॉल्यूम लेना चाहिए। और यहाँ पे बहुत बड़ा झोल होता है, बहुत बड़ा झोल है। और उस झोल से बचने के लिए क्या करना होता है कि जब भी कभी आपको जब बजरी को परचेज करना चाहिए तो वो हमेशा आपको बाय वेट परचेज करना चाहिए। तो बोलोगे सर इसका बाय वेट का कैसे पता लगेगा? तो उसके सीधा सिंपल सा है कि जब आपके पास में ट्रक आए या ट्रक वाले से बात करते हो या ट्रैक्टर वाले से बात करते हो तो उसको सीधा सिंपल सा इतना बोलो कि यार भाई जो भी तुम मेरे को बजरी दे रहे हो मेरे साथ चलो। पहले वो धर्म कांटा जो आप लोगों ने सुने भी होंगे, देखे भी होंगे कि यार रोड के हाईवे के नजदीक में होते हैं, वहां जाके उसका पहले वेट ले लो। और जब पूरे ट्रक या जो बजरी का एक पूरा भरा हुआ ट्रॉली होगा उसको पूरा वेट ले लो। और जब खाली करके आ जाए फिर दोबारा वेट ले, दोनों के डिफरेंस के बेसिस पे आपको वेट ऑफ वो बजरी मिल जाएगा। तो इसमें एक तो ये होता है। दूसरा मेथड ये होता है कि हमें जो पीछे जो भी, जैसे ट्रैक्टर के पीछे जो ट्रॉली है या ट्रक के पीछे वाला जो पोर्शन है, तो उसकी लेंथ पता होती है, विड्थ पता होती है और हाइट से मल्टीप्लाई करके उसका वॉल्यूम निकल जाता है। इसको हमें नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, हालांकि वो बेचने की कोशिश यही करेगा। रीजन उसके पीछे का कि वहां थोड़ा सा एक ऐसा बेसिक कंसेप्ट है जो काम में आ जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जो रेत है वो फूली हुई रेत उसे बोला जाता है, या उसे ही बल्किंग ऑफ सैंड हम लोग बोल देते हैं, या यूं कह सकते हैं कि जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो हमें अलग रहा होगा। अब इसके अंदर जो ये हमें नुकसान होगा उस नुकसान से बचने के लिए आप साइट पे खड़े होके कैसे पहचानोगे? तो उसका सीधा सिंपल सा होता है, साइट पे खड़े हो और उस बालू में आप थोड़ी देर हाथ लेके जाओगे तो आपके हाथ में पहली बात तो कुछ रहना नहीं चाहिए, मतलब जैसे आप हटाओगे तो हाथ में रहना नहीं चाहिए। वो तो हो गई सूखी हुई बालू या सूखी सैंड जिसको बोलते हैं हम लोग, ड्राई सैंड। वो बहुत एकदम परफेक्ट है। लेकिन अगर वो थोड़ा बहुत उसमें मॉइस्चर है तो समझ लेना वो बल्किंग ऑफ सैंड वहां पर आ चुका है। उस बल्किंग ऑफ सैंड से बचने की हमें कोशिश करना है। दूसरा, इस बात को समझना है कि वहां पर अगर जैसे वहां से आपको आइडेंटिफाई करना है, तो मैंने यहां पर एक वीडियो में भी आपको दिखाया कि एक साइट पे जब आप देखोगे तो इस तरह से ये हमारे भैया जी हैं वो इसमें हेल्प कर रहे हैं हमारी, ठीक है, कि आप उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उसके सारे के सारे पार्टिकल जो है वो निकल के गिर जाने चाहिए, हाथ में मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। एक्चुअली में यही होता है बल्किंग ऑफ सैंड का प्रॉब्लम, जिसके चलते आप और मैं तो ये सोच सकते हैं कि भाई चलो पैसे का तो एक है नुकसान जो कि हम लोग आप और मैं तो उठा ही सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे इसका नुकसान जब हम लोग स्ट्रेंथ वाइज देखते हैं तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, उसकी स्ट्रेंथ कभी उतनी मिल ही नहीं पाती है। ठीक है, तो इस चीज से बचने के लिए हम लोग कोशिश ये करते हैं कि फील्ड में कभी भी बल्किंग ऑफ सैंड का जो फिनोमेना है वो ना होने दिया जाए। अब इस चीज का पीछे की जो फिजिक्स है उसको समझते हैं। तो उस चीज के लिए देखो, ये वो पूरी तरह से सेंड हो गया जिसका मैंने यहां पे जिक्र किया है आपके साथ में, ठीक है, ये वो सेंड है, ठीक है। अब इस सेंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस सेंड के सारे पार्टिकल्स यहां एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड है, मैंने वीडियो में भी आपको दिखाया है। अब इस चीज के पीछे की थ्योरी क्या कहती है उस चीज को समझना। देखो, होता क्या है कि जब भी कभी हम लोग इन पार्टिकल्स की बात करते हैं तो सैंड के पार्टिकल्स है, इनको ही सैंड बोला जाता है, ठीक है। तो ये सपोज सैंड के पार्टिकल्स हैं, वो एक दूसरे के बहुत नजदीक यहां पे रखे हुए हैं।
ठीक है। अब इन्हीं सैंड के पार्टिकल्स के बीच में जैसे ही थोड़ा बहुत मॉइस्चर कंटेंट जब जाता है या पानी जब थोड़ा बहुत यहां पे जाता है, ठीक है, वाटर जब इसमें मिक्स किया जाता है सैंड के अंदर, तो इसके चलते जितने भी जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ में ऐसे इस तरह से बॉन्ड या एक तरह से सेपरेशन टाइप से वहां पर आ जाता है। बेसिकली इनके बीच में वो पानी की बूंद है जो कि आती हुई हमें दिखाई देगी। अब इस बात को ऐसा समझना कि ऐसा कोई फिनोमेना है जो इस तरह से इन दोनों पार्टिकल्स को बीच में पानी आ चुका है। आई होप ये बात समझ में आई कि बीच में ये पानी यहां पर आ चुका है और उस पानी के चलते दोनों पार्टिकल एक दूसरे पे खींच रहे हैं। मतलब ये वाला जो पानी है यहां पर एक टेंसाइल फोर्स के साथ में यहां इन दोनों को खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये पानी वहां है तभी ये पॉसिबल हो पाया। और जो ये इस तरह से टेंसाइल फोर्स लगता है उसी टेंसाइल फोर्स को हम लोग नाम देते हैं सरफेस टेंशन, राइट। तो इस सरफेस टेंशन के चलते ये पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो यहां हुआ है दो पार्टिकल्स के बीच में हुआ, पहले गैप कम था, ये गैप आया, दोनों एक दूसरे से खींच रहे हैं और यही चीज जो है अब वो कंटिन्यूअसली ऐसे होती हुई दिखाई दी। ठीक है। अब उससे हुआ क्या कि ये जब पार्टिकल एक दूसरे के साथ में इस तरह से जब आप देखोगे तो अल्टीमेटली क्या ये कहा जा सकता है और उम्मीद की जा सकती है कि इन सभी पार्टिकल्स के बीच में यहां पर एक काफी बिगर वॉल्यूम है जो बनता हुआ हमें दिखाई देगा। आपको मैं डायग्राम कुछ इस तरह से दिखाता हूं ताकि आपको बात समझ में आ पाए कि ये एक्चुअली में इस तरह से थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड टाइप से अरेंजमेंट आप कह सकते हो कि ऐसा कुछ होगा। आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा कि ये एक क्लस्टर टाइप का यहाँ पे बनता हुआ जा रहा है और ये सभी साइड से टेंसाइल फोर्स है जो इस तरह से अप्लाई होता हुआ जाएगा। और इसके ये जो टेंसाइल फोर्स यहां पर अप्लाई हुआ है, राइट, इस टेंसाइल फोर्स के चलते हुआ क्या कि इनके बीच में सेपरेशन आ चुका है और उसके चलते ओवरऑल जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम यहां पर इंक्रीज हो जाए और इस इंक्रीज्ड वॉल्यूम के चलते जो ये शेप यहां पे बनती है इसको ही नाम दिया जाता है हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। ठीक है। अब इस हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर के चलते एक तो ये पूरा हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं, आपने शहद का छत्ता देखा होगा तो शहद के छत्ते में क्या होता है कि सारे पार्टिकल जो होते हैं एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और एक शेप बनता हुआ दिखाई देगा, तो वो ऐसा ही कुछ शेप है जो यहाँ पे बनता है, इसीलिए उसको नाम देते हैं हनीकॉम्ब। शहद वाला छत्ता जो है वैसा कुछ यहाँ पे बनता हुआ हमें दिखाई देता हुआ जा रहा है। अच्छा, इसमें एक बात और है कि जब ये प्रॉब्लम या सिचुएशन जब आती है, राइट, इसको ही हम लोग जो बल्किंग ऑफ सैंड का जो फिनोमेना है ये बहुत स्पेशल परसेंटेज पे ही हमें मिलता है, 4 to 5% ऑफ वाटर। ठीक है, 4 to 5% पे ही हमें मिलता है, इससे ज्यादा पानी आने पे नहीं मिलता है। और उसके चलते जो वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होता है वो ऑलमोस्ट 20 से 25% तक वॉल्यूम में नियर अबाउट इतना ये इंक्रीमेंट हो जाता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि बल्किंग ऑफ सैंड अपने आप में यहां पर एक तरह से सोचो कि पैसा हम लोग जो दे रहे हैं उसका 1/4 पैसा, मतलब 1/4 पैसा ऐसा ही जा रहा है। टेंटेटिवली कह रहे हैं कि 25% पैसा जो है हम एक्स्ट्रा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बड़ा एक नुकसानदेह सौदा रहता है। इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट पे जब भी कभी हम लोग बजरी को जब परचेज करते हैं या सैंड को जब परचेज करते हैं तो वो हमेशा कैसे परचेज करना चाहिए, बाय वेट और बाय वॉल्यूम। तो हमेशा उसे परचेज करना चाहिए बाय वेट परचेज करना चाहिए, क्योंकि उस केस के अंदर भले ये कितना ही शेप वहां पर गेन कर ले लेकिन इसका वेट जो है वो अपने आप में फिक्स है, उतना ही आएगा। 4 to 5% का एरर आएगा वो कंसिडरेबल होता है, 10% के आसपास का माइनर डिफरेंस हम लोग एक्सेप्ट करते हैं हमारी कैलकुलेशन में या प्रैक्टिकल लाइफ में। इसी का एक एग्जांपल और है जब हम लोग बात करते हैं बीच एरिया के ऊपर। बीच एरिया में कैसे आपको समझ में आएगा कि जैसे अगर सपोज मैं आपसे कहता हूं, ठीक है, यहां कहीं पे जैसे पानी की अगर हम बात करें तो ये वाला एरिया जो है
वो पूरी तरह से सपोज पानी में सबमर्ज्ड है, ठीक है, और यहां पर एक बोट है, आप इस तरह से मान लो, ठीक है, और इस ये ऐसा सोचो, ठीक है, और यहाँ पर पर्सन्स वगैरह की अगर हम लोग बात करें तो आपको ऐसा होगा, रियल लाइफ में आप लोगों ने देखा होगा कि इस जगह पर पर्सन्स को भागना करना वगैरह सब कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल है। मूवीज वगैरह में देखा होगा, सब कुछ पॉसिबल है कि यहाँ पर रन करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है, ये रनिंग कंडीशन वाली रहती है जोन। अच्छा, इसके जब इस साइड वाली जोन की बात करते हैं तो ये होता है ड्राई जोन, और ये हो गया कंप्लीटली सैचुरेटेड, या यू कहो कंप्लीटली सबमर्ज्ड कंडीशंस में हमें मिलता है, ठीक है। और ये वाला जो होता है वो इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट की बात करें तो ऐसा है कि पानी आएगा तो उस केस में वहां पे रुक जाता है, मतलब एक तरह से सबमर्ज दिखाई देगा, फिर पानी चला गया तो वो थोड़ा बहुत मॉइस्चर कंटेंट वहां पे रह जाता है, क्योंकि सैंड के पार्टिकल है, उनमें तो किसी तरह का कोहेजन होता नहीं है, तो वो सारे पानी को एज इट इज वहां से जाने देता है। और इसी के चलते होता यह है कि यहां पर जो अभी आप लोगों से सरफेस टेंशन मेनिस्कस की जो बात की जाती है वो वापस से क्रिएट हो जाता है, और यहां पर एक स्ट्रेंथ है जो क्रिएट होती है, और जो ये स्ट्रेंथ यहां पे क्रिएट होती है उस स्ट्रेंथ के चलते ये पार्टिकल्स सारे के सारे जो सॉइल सॉलिड्स होते हैं या जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं समुद्र के किनारे वाले, उनके ऊपर चलना हमारे लिए पॉसिबल हो पाता है, और यहां पर भी वही सरफेस टेंशन फिनोमेना है जो कि हमें हेल्प करता है। तो कहीं ना कहीं पे ये कहा जा सकता है कि सरफेस टेंशन अपने आप में एक हेल्पफुल भी है, जो यहाँ पर मूवमेंट करने में हमें हेल्प करता है। लेकिन इसकी एक खास बात है कि जैसे पानी आता है ये पूरी तरह से सबमर्ज हो जाता है, वो बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाता है, और जब जब लो टाइड की बात करते हैं, पानी यहां से जब चला जाता है तो यहां से पूरा का पूरा, क्योंकि सैंड तो पानी को रोक नहीं पाएगा, और उसके चलते पानी धीरे धीरे करके ग्रेविटेशनल फोर्सेस के चलते mg sin थीटा के चलते पीछे की डायरेक्शन में जाएगा, और जब वो जाता है तो वो ड्राई रह जाता है वापस से, और जब ड्राई होता है तब भी मेनिस्कस नहीं फॉर्म होगा, तब भी सरफेस टेंशन नहीं आएगा, और उस केस में वापस से वहां पर उन पार्टिकल्स में या फिर जो सैंड के पार्टिकल्स हैं ड्राई अगर हो जाए तो जैसे पैर रखोगे हम लोग नीचे जाने की कोशिश करेंगे, मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत पैर धसेगा वहां पर। इसीलिए तो कहते हैं कि बालू जब होता है या फिर जब सैंड की बात करते हैं तो कहीं पे बजरी वगैरह है तो उसमें जब पैर रखते हैं तो थोड़ा धस जाता है, वो उनमें बॉन्डिंग नहीं होती किसी भी तरह की, और यही वो पहचान होती है जो फील्ड में हमें हेल्प करता है इन सब चीजों के लिए। तो आई होप बेटा आप लोग सरफेस टेंशन, बल्किंग ऑफ सैंड प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे हम लोग डील करते हैं स्ट्रक्चर्स के लिए जब उसका कंस्ट्रक्शन किया जाना होता है कंक्रीट के साथ में, या आपको पहचानना कैसे होगा कॉन्ट्रैक्टर के लिए, या फिर उसके पीछे की जो फिजिक्स है वो समझ पाए। इन सभी के पीछे का एक मेन रीजन था, वो रीजन ये था कि ये बल्किंग ऑफ सैंड इस बार आईईएस के इंटरव्यू में पूछा गया था। इनफैक्ट ये फेवरेट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि वो आईईएस में ही पूछा जाता है, ये हर जगह हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन देता हूं कि वो क्वेश्चन क्या था, ठीक है, मेरे पास में वो पूरे सारे क्वेश्चंस थे, तो उनमें से मैं एक एक करके उठा के आपके लिए क्वेश्चन ला रहा हूं। ये आज पहला क्वेश्चन है जो मैं लेके आया हूं, और वो इस तरीके से कि पूछा गया था कि बल्किंग ऑफ सैंड क्या होता है, ठीक है। तो उसमें आप बताओगे कि जितना भी जो सैंड के पार्टिकल्स हैं उनमें सरफेस टेंशन के चलते जब वहां पर पूरा वॉल्यूम इंक्रीज होता है तब उसको हम लोग ये कहते हैं बल्किंग ऑफ सैंड। तो उसमें अगला क्वेश्चन बना ये बल्किंग ऑफ सैंड के चलते कितना परसेंट पानी होना चाहिए, कितना परसेंट उसमें वॉल्यूम इंक्रीमेंट होता है, तो 4 to 5% से 20% का उसका वॉल्यूम इंक्रीमेंट हो जाता है। अच्छा, बल्किंग ऑफ सैंड के चलते क्या कंस्ट्रक्शन के वक्त इस बात का अगर हमें पता करना है, मतलब इस बात के बारे में ये मैं ऐड ऑन कर रहा हूं यहां पर, ठीक है, कि अगर हमें फील्ड में जब जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपको वहां पर कैसे रोकने की कोशिश करना चाहिए, तो आप उस बात का जवाब दे सकते हो इस तरीके से कि हम लोग बाय वेट परचेज करेंगे। बाय वेट के लिए धर्म कांटा वाली कहानी है, उसे लगा सकते हो आप लोग। उसके बाद में पूछा जाता है कि क्या बल्किंग ऑफ सैंड का या सरफेस टेंशन का कोई और एग्जांपल है, तो सरफेस टेंशन का एक एग्जांपल कहाँ है, बीच वाला, गोवा बीच वाला जो अपनी क्लासेस में चलता है, वहीं से आप इसको बोल सकते हो कि वहां पे बीच पे भी यही एक सेम फिनोमेना होता है, और उसी के ऊपर वॉक करना, रनिंग करना, सब कुछ हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाता है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपके लिए आज का एक क्वेश्चन यहां पर रह गया कि क्या बल्किंग ऑफ सैंड जैसे यहां पर हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर दौड़ना भागना सब कुछ पॉसिबल हो पाया है, ठीक है, ऐसा ही सैंड का एक वर्ड और होता है जिसको नाम दिया जाता है
क्विक सैंड, राइट? तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि क्विक सैंड क्या एक स्पेशल टाइप ऑफ सैंड है या नहीं? कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।